हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक जापानीज़ मूवी जिसका नाम है स्लीपिंग ब्राइड ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी आई थी ईयर 2000 में, जो बेस्ड है एक कॉमिक पे। इसमें हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है यूमी, वो जब से पैदा हुई है तब से सो रही है। यहीं हम मिलते हैं एक और लड़के से जो कि एक प्रिंस की तरह उसे किस करके उठाना चाहता है। तो क्या यूमी उठती है या नहीं उठती है, ये सब हम जानेंगे इस मूवी में। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है 13 मार्च 1954 से, और हमें एक प्लेन क्रैश दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय एक पैसेंजर की जो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। रेस्क्यू करके उसे हॉस्पिटल लाते हैं जहां वो एक लड़की को जन्म देते ही मर जाती है, और उसके हस्बैंड अपनी बेटी का नाम रखते हैं यूमी। फिर 2 हफ्ते बीत जाते हैं और यूमी के फादर प्रेस को बताते हैं कि उनकी बेटी जब से पैदा हुई है वो कभी नहीं उठी, और लोगों से हेल्प मांगते हैं उसे उठाने के लिए। फिर 7 साल बीत जाते हैं और साल आता है 1961 का, और उसी हॉस्पिटल में एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम है यूची, जो वहाँ अपने अस्थमा का इलाज करा रहा था। एक दिन वो घूमते घूमते उसी रूम में आता है जहाँ यूमी आज भी सो रही है, और यूची उसे चेक करता है। पर तभी एक नर्स जिसका नाम है इत्सुको यूची को वहाँ से ले जाती है और यूमी के बारे में बताती है कि वो जब से पैदा हुई है कभी नहीं उठी, और इसीलिए लोग उसे स्लीपिंग ब्यूटी बुलाते हैं। पर यूची को इस बातों पे यकीन ही नहीं होता, और एक दिन वो एक फेरी टेल की बुक पढ़ता है जिसमें प्रिंस के किस करने से स्लीपिंग ब्यूटी उठ जाती है। तो इसीलिए वो आता है यूमी के पास और बोलता है कि वो उसका प्रिंस है तो अब वो उठ जाए और उसे किस कर लेता है। पर यूमी तब भी नहीं उठती, और यूची सैड होता है कि शायद वो रियल प्रिंस नहीं है इसलिए यूमी नहीं उठी। जिसके बाद वो हर रोज़ वैसा करता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता, और एक दिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। बट फिर भी वो यूमी के बारे में ही सोचता है, और डिस्चार्ज होने के बाद भी वो रोज़ हॉस्पिटल आता है यूमी को किस करने के लिए, क्योंकि उसे यकीन था कि किस करने से एक दिन यूमी ज़रूर उठ जाएगी। तो चाहे गर्मी हो, बारिश हो या ठंड हो, वो हर रोज़ वहाँ आता था और अपनी लाइन बोलता था कि वो प्रिंस है तो अब वो उठ जाए, और उसे किस करता था। साथ ही अब वो उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर आता था। ये सब कुछ उसके लिए डेली रिचुअल की तरह बन गया था। इत्सुको उसे देखती भी थी तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन एक दिन यूमी के डॉक्टर हिशिकावा उसे देख लेते हैं और बताते हैं कि वो एक प्रिंस नहीं है। उन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की यूमी के इलाज में, उसके ऊपर हर प्रेजेंट ट्रीटमेंट और हर नई दवाई यूज़ की गई, बट यूमी कभी नहीं उठी। अब तक यूमी के फादर उसके इलाज के लिए पैसे भेजते रहे हैं, बट अब वो भी मिसिंग है। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से उसके इलाज के लिए पैसे भिजवाते हैं, और यूजी से पूछता है कि क्या जब वो यूमी को किस करता है तो उससे पहले भगवान से प्रेयर करता है, वो भगवान जिसने यूमी को ऐसी लाइफ दी है। अब यूजी तो बेचारा किस करने से पहले बुक की लाइन बोलता है कि वो उसका प्रिंस है, सो वो अब उठ जाए। अब वो छोटा सा बच्चा, उसे क्या पता कि भगवान को थैंक यू कैसे बोलते हैं या पूछते कैसे हैं, तो वो वहाँ से भाग जाता है। अब कहानी आती है ईयर 1972 में, जब यूची एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और लड़कियों में काफ़ी फेमस है। इन सालों में वो फिर से यूमी के पास कभी नहीं गया। यूची की एक क्लासमेट है जिसका नाम है केको, जो कि उसे लाइक करती है, और यूची के फ्रेंड्स भी उसे केको के नाम से चिढ़ाते हैं, बट यूची का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एक दिन वो टीवी पे न्यूज़ देखता है जिस पे यूमी के बारे में बताते हैं, जो पिछले 18 सालों से अभी तक सो रही है। और यूची उस न्यूज़ को देखकर रोने लग जाता है, क्योंकि इन सालों में वो यूमी के बारे में भूल गया। और इतने सालों बाद एक बार फिर वो आता है हॉस्पिटल में यूमी के पास, जो आज भी सो रही है, और फिर से उसे किस करना चाहता है पर नहीं कर पाता। और तभी एक नर्स वहाँ आती है जो उसे बाहर ले जाती है, और यूची उससे इत्सुको के बारे में पूछता है तो वो नर्स बताती है कि उसने सालों पहले जॉब छोड़ दी। यहाँ यूची डॉक्टर हिशिकावा को भी देखता है पर बिना बात किए वहाँ से चला जाता है। पर घर आकर भी वो यूमी के बारे में ही सोचता है, और नेक्स्ट डे स्कूल में बस इस इंतज़ार में होता है कि स्कूल कभी ख़त्म हो और वो यूमी के पास जाए। और वो फिर से एक बार यूमी के पास आता है और अपनी प्रिंस वाली लाइन बोलते हुए उसे किस कर लेता है। और वापस जाते टाइम उसे डॉक्टर हिशिकावा देखते हैं पर कुछ कहते नहीं, क्योंकि वो उसे पहचान लेते हैं कि ये यूची है। और अब यूची हर रोज़ यूमी को किस करता है, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और कोई रिजल्ट नहीं आता। पर यूची हिम्मत नहीं हारता है, और एक दिन जब वो स्कूल के बाद यूमी के पास जा रहा था तो केको उसे रोकती है और कमेटी मीटिंग में चलने को बोलती है, जो हर बार यूची इग्नोर करता है। पर इस बार उसके फ्रेंड्स भी उसे फोर्स करते हैं केको के साथ जाने के लिए, पर यूची का मन नहीं होता। और तभी केको की एक फ्रेंड उसे धक्का देती है, जिससे कि केको और यूची के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाती है।
जिसके बाद सभी फ्रेंड्स उन्हें चिढ़ाते हैं, पर यूजी उन पे चिल्लाता है कि ये कोई किस नहीं थी बल्कि एक एक्सीडेंट था। तो बेचारी केको रोती हुई वहाँ से चली जाती है और फिर बारिश होने लगती है, जिस वजह से यूजी यूमी से नहीं मिल पाता। लेकिन पूरे टाइम वो किस के बारे में ही सोचता है। उसे लगता है कि वो यूमी को प्रॉपरली किस नहीं कर पा रहा, जिस वजह से वो नहीं उठ रही, क्योंकि वो बस उसके लिप्स को टच करता है। जिसके बाद वो बारिश में भीगता हुआ ही वहाँ से निकल जाता है और आता है यूमी के पास, और इस बार उसे पैशनेटली किस करता है और प्रे करता है कि भले ही वो प्रिंस नहीं है बट फिर भी वो यूमी के पास रहना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है, उसके साथ घूमना चाहता है। यानी कि धीरे धीरे वो यूमी को लाइक करने लगा है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। यूमी फिर भी नहीं उठती, जिस वजह से यूची बहुत निराश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी यूमी उठती है इतने सालों में पहली बार, और यूची तुरंत डॉक्टर को बुलाता है जो उसे चेक करते हैं और यूमी बिल्कुल नॉर्मल होती है। और सुबह यूची उसे बाहर ले जाना चाहता है ताकि वो बाहरी दुनिया देख सके, पर यूमी चलना नहीं जानती थी और वो वहीं गिर जाती है। तो यूची उसे बैग पे कैरी करके बाहर लाता है, जहाँ वो पहली बार खुली हवा में सांस लेती है, पेड़ पौधे देखती है और ये सब कुछ देखकर बहुत एक्साइटेड होती है, और उसे खुश देखकर यूची भी खुश होता है। फिर यूमी उससे नीचे उतरने की जिद करती है और अब वो खुद से चलने की कोशिश करती है और धीरे धीरे चलने भी लगती है। और यूची उसे बताता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन यूमी को ऊंचाई देखकर चक्कर आने लगते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और एकदम छोटे बच्चों की तरह। और तभी वहाँ पे डॉक्टर और नर्स भी आ जाते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। और नेक्स्ट डे डॉक्टर्स उसे पढ़ने को बुक्स देते हैं और यूमी उसे जल्दी जल्दी पढ़ लेती है, जिससे कि डॉक्टर समझते हैं कि यूमी की लर्निंग स्किल्स बहुत ही तेज़ हैं। और फिर यूमी एक स्केच बनाती है, और जब हिशिकावा उस स्केच को देखता है तो शॉक होता है, क्योंकि वो स्केच यूमी के फादर की थी जिसे यूमी ने कभी नहीं देखा था। और जब यूची वहाँ पे आता है तो वो यूमी को बोलते हुए देखता है तो वो भी शॉक होता है, क्योंकि आज उसके उठते हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। और डॉक्टर उसे बताते हैं कि शायद जब यूमी सो रही थी तब भी उसके दिमाग के सेल्स काम कर रहे थे, तभी वो इतनी जल्दी चीज़ों को सीख पा रही है। और यूमी यूची से उसे कहीं बाहर ले चलने को बोलती है, जिसके बाद वो लोग बाहर आते हैं और यूमी पहली बार बस देखती है तो यूची उसे बस राइड करवाता है। फिर वो लोग पूरे शहर में घूमते हैं, मस्ती करते हैं। ये सब कुछ यूमी के लिए नया एक्सपीरियंस था और सरप्राइजिंग भी, और वो खुलकर इस चीज़ को एंजॉय करती है। फिर वो लोग अम्यूज़मेंट पार्क भी आते हैं, पर यहाँ पे बारिश होने लगती है, लेकिन यूमी के लिए बारिश भी नई चीज़ थी तो वो उसमें भीग कर उसे भी एंजॉय करती है और साथ में यूची को भी भिंगाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन दूर से उन्हें केको देखती है जो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे थी, और उसे ये अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही दूसरा दिन भी बीत जाता है और फिर आता है तीसरा दिन यूमी के जगे हुए, और यूची देखता है कि यूमी के न्यूज़ को कवर करने के लिए बहुत से मीडिया वाले हॉस्पिटल के बाहर आए हैं और यूमी का इंटरव्यू ले रहे हैं कि वो कैसा फील कर रही है, उसने बोलना कैसे सीखा, हॉस्पिटल से निकलकर वो क्या करेगी, क्या उसे उसके फैमिली और प्लेन क्रैश के बारे में कुछ पता है या नहीं। और हमें एक लेडी को भी दिखाते हैं जो ये इंटरव्यू देख रही थी, जो कौन है हम बाद में जानेंगे। और एक आदमी को भी देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करता है, और वो होते हैं यूमी के फादर, और वो भी ये इंटरव्यू देखते हैं। वहीं यूची यूमी को उन रिपोर्टर के बीच में से ले जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत सवाल कर रहे थे, और लेकर आता है एक लेक के पास, जहां यूमी उसे बताती है कि उसके पास बस 2 दिन है और वो फिर से सो जाएगी। लेकिन यूची उसकी बात नहीं समझ पाता और पूछता है कि उसने ये सब बातें किससे सुनी है, जिस पे यूमी बोलती है कि ये तो उसे याद नहीं, क्योंकि जब वो सो रही थी तब किसी को ये बोलते हुए सुना था और उसे इस बात पे यकीन है, और इसलिए वो यूची को अपनी फीलिंग्स बताना चाहती है और बताती है कि उसे डॉक्टर हिशिकावा के बारे में सोचकर स्पेशल फील होता है। जो सुनकर तो यूची का दिल ही टूट जाता है, क्योंकि यूमी उसे नहीं बल्कि हिशिकावा को लाइक करती है, और बेचारा पूरी रात रोता है। लेकिन यूमी की खुशी के लिए नेक्स्ट डे वो हिशिकावा के पास आता है और बताता है कि यूमी उसे लाइक करती है, और 5 दिनों वाली बात भी बताता है और कहता है कि उसे इन बातों पे विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी यूमी की खुशी के लिए वो चाहता है कि हिशिकावा यूमी से शादी कर ले। पर हिशिकावा बोलता है कि यूमी ने उसे भी 5 दिनों वाली बात बताई थी, पर ये सब कुछ बकवास है। उसने नींद में किसी को कुछ कहते हुए सुना होगा और खुद से उसे कुछ भी समझने लग गई। लेकिन यूची उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि क्या उसे यूमी की कोई परवाह नहीं है, जिस पे हिशिकावा मना करता है। तो यूची वहाँ से जाने लगता है, पर बाहर ही वो यूमी को खड़ा देखता है जिसने सारी बातें सुन ली थी, और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तो यूची उसके पीछे जाता है और देखता है कि यूमी सुसाइड करने जा रही है, तो उसे रोकता है। नेक्स्ट डे होता है 4th डे, और इस दिन यूची हॉस्पिटल में मिलता है उस लेडी से जो टीवी पे यूमी का इंटरव्यू देख रही थी, और ये थी नर्स इत्सुको,
जो उसे बताती है कि यूची के डिस्चार्ज होने के बाद वो यूमी से बातें किया करती थी, क्योंकि यूमी पूरी दुनिया में अकेली हो चुकी थी। उसके डैड मिसिंग थे, क्योंकि यूमी की बीमारी पे ध्यान देने के चक्कर में उन्होंने अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से उन्हें लॉस हुआ। उसके बाद से वो मिसिंग थे। वो यूमी को उसके फादर की फ़ोटो भी दिखाती थी, उसे मोटिवेट करती थी उठने के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि यूमी उसकी बातों को सुन सकती है। और शायद इसीलिए यूमी जल्दी बात करना और बाकी एक्टिविटीज़ सीख पाई, क्योंकि उसके ब्रेन सेल्स डेवलप होते रहें और काम करते रहें। उसे ये भी पता था कि यूची यूमी को किस करता था, पर उसने कभी उसे रोका नहीं, क्योंकि उसे ये एक्ट क्यूट लगता था। इसमें एक बच्चे की इनोसेंस थी और जेन्युइन फिक्र भी। लेकिन जब यूची ने हॉस्पिटल आना बंद कर दिया तो उसके बाद भी यूमी को कोई किस करता था, और वो था डॉक्टर हिशिकावा। शायद इसलिए ही यूमी उसे लाइक करती है, और एक दिन उसने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, जिसके बाद उसने वहाँ जॉब छोड़ दी। और ये सुनकर यूची हिशिकावा पे गुस्सा होता है और सीधा आता है हिशिकावा के पास और उससे पूछता है कि वो यूमी के साथ ऐसा भद्दा मजाक कैसे कर सकता है। यूमी ने उसके चलते अपनी जान लेने की कोशिश की और उसे जोर से पंच मारता है। और हिशिकावा बोलता है कि उसे लगता था कि यूमी को सभी ने छोड़ दिया है, चाहे वो उसके फादर हों या भगवान, और एक वही है जो उसके साथ है, और वो उसकी हेल्प भी करना चाहता था, पर कोई भी ट्रीटमेंट यूमी पे काम ही नहीं कर रही थी, और इसलिए उसने ऐसा किया। मतलब मैं वहाँ होती ना तो 4-5 घूंसे और देती इस डॉक्टर को। यार, यूची तभी बच्चा था और उसकी नादानी समझ में आती है, पर ये तो अच्छा खासा एडल्ट, वो भी डॉक्टर। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर यूची आता है यूमी के पास, जो उसे बताती है कि उसे हमेशा लगता था कि हिशिकावा उसे लाइक करता है, क्योंकि जब वो सो रही थी तब उसने कई बार किसी को प्रेयर करते सुना कि वो उठ जाए, और उसके साथ ही अपने लिप्स पे कुछ फील कर पाती थी। जिसके बाद यूची समझ जाता है कि जय मोड़ी कंफ्यूज है, ये प्यार तो उसी से करती है बट उसे हिशिकावा के साथ कंफ्यूज कर रही है। तो वो फिर से अपनी लाइन बोलता है और फिर से यूमी को किस करता है, और यूमी को हल्का सा विजन आता है। जब वो सो रही थी तब उसने थोड़े पल के लिए यूची को देखा था और समझ जाती है कि उसके अंदर जो फीलिंग्स है वो यूची के लिए है। और फाइनली यहाँ दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और किस करते हैं। चलो, प्रिंस ने अपने प्रिंसेस को उठाया तो सही। उसके बाद यूची यूमी को अपनी मॉम के पास लेकर आता है और बताता है कि वो कल यूमी से शादी करने वाला है। जो सुनकर तो यूची की मॉम का रिएक्शन देखने लायक था। और नेक्स्ट डे यानी 5वें दिन यूची और यूमी शादी करते हैं, जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आए थे। इत्सुको और यूमी के फादर भी, जो दूर से वेडिंग को देख रहे थे। शादी के बाद यूची यूमी को ट्रेन में लेकर आता है, क्योंकि यूमी को ट्रेन राइड भी एक्सपीरियंस करनी थी। और यहाँ यूमी उससे प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, उसकी बातों को याद रखेगी, उसकी मॉम, उसके फ्रेंड्स, उसके साथ बिताए हर टाइम को अपनी मेमोरी में रखेगी, और भगवान से मिलेगी तो उनको बताएगी कि दुनिया बहुत बड़ी है। वैसे यहाँ मुझे हंसी आ गई, खैर ये पॉइंट बहुत ही अच्छा था। और उनको थैंक यू बोलेगी उसे यूची से मिलाने के लिए। और इतना बोलते बोलते यूमी फिर से सो जाती है और यूची उसे उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ रहेगी, और उसे किस करता है। और यूमी उठती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से सो जाती है और यूची बस रोता रह जाता है। फिर कहानी आती है 1999 में, और हम यूची को देखते हैं, जो कि अब एक साइंटिस्ट है। और जब घर आता है तो वहाँ यूमी भी उसके साथ होती है, पर अभी भी वो सो रही है। इतने सालों में वो एक बार भी नहीं उठी। लेकिन यूची उससे अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करता है। लेकिन आज वो नोटिस करता है कि यूमी कोई हरकत नहीं कर रही है, जिसके बाद वो उसको चेक करता है, लेकिन अब तक यूमी जा चुकी थी। और यूची बोलता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती, ये उसके साथ फेयर नहीं है। और फिर उसे यूमी का वही इंटरव्यू देखते हुए देखते हैं, जो यूमी ने अपने उठने के डे 3 पे दिया था, और एक वही यूमी की अलाइव फ़ोटो उसके पास थी। और वो बताता है कि जब यूमी के बॉडी की ऑटोप्सी की गई और उसके ब्रेन को खोला गया तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट था। और भले ही उसकी लाइफ सिर्फ 5 दिनों की थी, लेकिन उन 5 दिनों में वो दुनिया की सबसे खुश इंसान थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये मूवी मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी। वैसे मैं जनरली कोई मूवी देखती हूँ तो मूवी देखने से पहले ही उसकी जांच पड़ताल कर लेती हूँ कि मूवी कैसी है, क्या है, ताकि आगे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकूँ, चाहे वो मूवी कैसी भी हो, कॉमेडी हो चाहे कैसी भी हो। लेकिन इस मूवी की एंडिंग मैंने ऐसी नहीं सोची थी। मुझे लगा कि चाहे जो भी हो, लास्ट में यूमी और यूची एक साथ ही होंगे और यूमी फिर से नहीं सोएगी, बट वो ऐसा सोई कि फिर तो उठी ही नहीं, और ये सच में यूची के लिए फेयर नहीं था। तो इसी के साथ मैं अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पे करती हूँ ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।